हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज का प्रश्न है ब्रिटेन की संविधान के प्रमुख विशेषताएं। देखिए बच्चों, आप लोगों का 20 नंबर में या 10 नंबर में ये प्रश्न पूछेगा कि ब्रिटेन की संविधान की क्या विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो पहले ब्रिटेन को लिख दीजिएगा कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया में अपनी ख्याति प्राप्त की है, जिसके कारण संविधान की जननी कहा जाता है। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जो है उसे संविधानों का जननी भी कहा जाता है और उसे संसद का भी जननी कहा जाता है। मतलब जन्म, जननी का मतलब माता, यानी जो जन्म देती है। यानी दुनिया में जो आज संविधान कहते हैं वो संविधान का जन्म ब्रिटेन में होता है। ठीक है बच्चों, तो संविधान का जन्म ब्रिटेन में होता है, इसलिए ब्रिटेन को संविधान का जननी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ऐसी है कि ये दुनिया में विख्यात है। ठीक है, ठीक है, ये जननी है और ये ख्याति प्राप्त जानते ही हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन के संविधान की विशेषता। तो ब्रिटेन की संविधान की जो विशेषता है, इस पर लिखा है ना कि ब्रिटेन संविधान पूरी दुनिया में अपनी मिसाल रखता है। उसे संसार के सभी संविधानों की जननी माना जाता है और उसी संविधान की जो विशेषता है वो कुछ निम्न है। ठीक है बच्चों, तो विशेषता जो है वो निम्न है, जिसमें देखिए पहला विशेषता है, यहाँ पर देखिए लाइन से लिखा है सब। पहला विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान, जब हम संविधान पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि दो प्रकार के संविधान होता है, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब होता है जहाँ का संविधान लिखा हुआ है, और अलिखित का संविधान का मतलब होता है कि जहाँ का देश का संविधान अलिखित होता है, मतलब कोई दस्तावेज लिखा हुआ नहीं होता है। शासन सरकार जब आती है तो अपने पसंद से सरकार को, मतलब देश को चलाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए वहाँ पर यह है। फिर दूसरा है लचीला संविधान। लचीला संविधान क्यों है ब्रिटेन का संविधान? क्योंकि बताए थे ना कि लचीला संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जहाँ पे संशोधन करने की प्रक्रिया बड़ी ही आसान हो। यानी संशोधन, यानी जब वहाँ सरकार ही सब कुछ है, संसद ही सब कुछ है, यानी संविधान सर्वोच्च नहीं होता है ब्रिटेन में, तो लचीला होगा ही, क्योंकि सरकार जब चाहे उसमें परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद है विकसित संविधान। तीसरा प्रश्न है, तीसरा विशेषता है विकसित संविधान। फिर बताए थे कि विकसित संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जिस देश का संविधान एक निर्मात्री सभा द्वारा न बनाकर क्या बनती है, लंबे समय तक जब सरकार चलने लगती है, देश चलते चलते क्या होता है, किसी नए चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उस देश का शासन व्यवस्था यानी सरकार क्या करती है, पूरे की पूरे व्यवस्था को बदल देती है। यानी विकास के परिणाम, मतलब कि विकसित हो जाता है, दूसरा चीज़ आ जाता है। यानी कोई एक समिति, एक परिषद नहीं बैठती जो संविधान लिखे। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जब अलिखित संविधान है तो विकसित संविधान होगा ही। उसके बाद लिखा है मिश्रित संविधान। ठीक है बच्चों, उसके बाद है यहाँ पर मिश्रित संविधान। मिश्रित संविधान से तात्पर्य होता है कि संविधान में कुछ ऐसे ऐसे अलग देशों के गुण जो एक ही देश के संविधान में पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में 3 गुण है, ठीक है, जो मिश्रित है। एक है राजतंत्र, दूसरा होता है कुलीन तंत्र, तीसरा होता है प्रजातंत्र। राजनीति शास्त्र के हर बच्चा को जानकारी होना चाहिए। राजतंत्र का मतलब जहाँ राजा का शासन होता है, कुलीन तंत्र का मतलब कि कुछ लोगों के अंदर शासन शक्तियाँ होती है, और प्रजातंत्र का मतलब कि जहाँ पे जनता का शासन होता है। ये 3 प्रकार का शासन है। ब्रिटेन में इस तीनों की विशेषता पाई जाती है उसके संविधान में। ये तीनों, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, तीनों की विशेषता है। और इस तीनों की विशेषता का मतलब कि जो वहाँ पे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो महारानी है, ये हो गया राजतंत्र का रूप। जो वहाँ की लॉर्ड सभा है वो हो जाती है वहाँ की कुलीन तंत्र, यानी बुद्धिजीवी, बुद्धि वर्ग, यानी पढ़े लिखे लोग, पूंजीपति लोगों का समूह है। और वहाँ की कामन सभा, जैसे भारत में लोकसभा है, वहाँ पे वो लोकसभा का नाम है कामन सभा, वो है प्रजातंत्र का उदाहरण, क्योंकि जनता द्वारा चुना गया। ये तीनों का है, इसीलिए उसको मिश्रित संविधान कहते हैं। 5वां विशेषता है प्राचीन संविधान। देखिए बच्चों, ब्रिटेन का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान है। ठीक है, यानी सबसे पहले संविधान का जन्म होता है वो है ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, संसद की सर्वोच्चता, अगला लक्षण है संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता, 2 सर्वोच्चता की बात कहते हैं ना, एक संविधान की सर्वोच्चता, एक संसद की सर्वोच्चता। जब अमेरिका के संविधान पढ़ा रहे थे और भारत के संविधान पढ़े आप लोग, चाहे अमेरिका का संविधान जब हम कल पढ़ा रहे थे तो यही बताए थे कि अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, यानी जो कुछ भी होगा संविधान के अधीन रहकर होगा।
लेकिन ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। उसके संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ का संसद सर्वोच्च है। ठीक है बच्चों। विधि का शासन, विधि का शासन मतलब जो संसद ने कानून बना दिया वही शासन है। ठीक है बच्चों। तो ये भी एक विशेषता है, विधि का शासन। सब हेडिंग याद रखिएगा बच्चों, केवल हेडिंग याद रखेंगे, परीक्षा में लिख लेंगे आप लोग कल का। अभिसमयों को महत्व, अभिसमय का मतलब होता है कि समय समय पर जो परंपरागत नियम कानून होते हैं ना, जो न्यायपालिका का निर्णय या कोई भी जैसे लिखित न हो, समय समय पर कुछ निर्णय लिया गया, वो निर्णय क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अभिसमय यही कहलाता है अभिसमय, यानी समय समय पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं न्यायपालिका द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा, वो अगर अच्छा लगता है तो वो कानून बन जाता है। ये इस पर टिप्पणी भी आ सकता है आप लोगों को परीक्षा में। एकात्मक शासन व्यवस्था, कल बताए थे अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका के संविधान की विशेषता बताए थे, तो बताए थे कि संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था उस देश की व्यवस्था को कहते हैं कि संघात्मक का मतलब कि जहाँ पे दो प्रकार की सरकारें हो और वहाँ के लोग दोहरी नागरिकता ग्रहण करते हो। ये सब आपका संघात्मक एकात्मक से भी प्रश्न आप लोग का पूछेगा, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग। एकात्मक का मतलब कि एकहरी सरकार, यानी सरकारें अगर होंगी भी तो शक्तियाँ दो जगह बंटवारा नहीं किया जाएगा। वो शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ही होगी, उसकी मर्जी तो वो राज्य सरकार को कुछ शक्तियाँ दे दे, लेकिन संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। जैसे भारत में राज्यों को कुछ शक्तियाँ दिया गया है और केंद्र सरकार को कुछ शक्तियाँ दिया गया है, जो जिस पर अपना अपना कानून बनाती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है और वो केंद्र सरकार मन करता है तो समय समय पर राज्य सरकारों को कुछ कानून बनाने को दे देती है, लेकिन ऐसा उसकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है बच्चों। तो एकात्मक व्यवस्था, सभी ब्रिटेन के लोग एक ही नागरिकता ग्रहण करते हैं, वो भारत वाला लक्षण उसमें भी है। राजतंत्र, ठीक है बच्चों। राजतंत्र, राजतंत्र उसका लक्षण ही है। आज भी ब्रिटेन में राजतंत्र पाया जाता है, क्योंकि आज भी है। मंत्रिमंडलीय प्रधानमंत्री व्यवस्था, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री का शासन है वहाँ पर। जानते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में होती है और वो संसद का नेता होता है। ये है उसकी विशेषता। ठीक है बच्चों। अगला अगला प्रश्न एक हम लोग देख लेंगे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कार्यशक्तियाँ। ठीक है बच्चों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कार्यशक्तियों के बारे में देखेंगे तो ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में संसद के नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों। और आज प्रधानमंत्री की क्या कार्यशक्ति है उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री को जाने तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति महारानी द्वारा होती है, जैसे भारत में राष्ट्रपति द्वारा होता है, और इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस देश की सबसे बड़ी पार्टी होती है और उस पार्टी बहुमत प्राप्त करती है। उसी के किसी नेता को क्या बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। अब उस प्रधानमंत्री का कार्य क्या क्या होता है, तो सेम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कार्यशक्तियाँ है वैसे ही भारत वाला है। पहला उसका कार्यशक्ति है मंत्रिमंडल का निर्माण। प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति सम्राट कर देता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का कार्यशक्ति ये तो होता है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, यानी एक मंत्रिमंडल बनाता है जिस मंत्रिमंडल में प्रत्येक विभाग का प्रत्येक मंत्री का निर्माण करता है, और उस मंत्रिमंडल से अगर असंतुष्ट हो तो उस मंत्रिमंडल का अंत भी कर देता है प्रधानमंत्री। ये उसकी कार्यशक्ति होती है। मंत्रिमंडल का कार्य दूसरा है मंत्रिमंडल का कार्य। मंत्रिमंडल का कार्य मतलब कि कौन वित्त मंत्री रहेगा, कौन रक्षा मंत्री रहेगा, कौन स्वास्थ्य मंत्री रहेगा, कौन शिक्षा मंत्री रहेगा, ये सब कार्यों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। बहुमत दल का नेता तथा दल का नेतृत्व, उस देश की, जिस देश का प्रधानमंत्री है उस देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, उस देश के सबसे बड़ी पार्टी का नेता होता है, इसीलिए वो बहुमत दल का नेतृत्व करता है और तभी प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है बच्चों। तो ये है। उसके बाद है कामन सभा का नेतृत्व। भारत में जैसे लोकसभा है वैसे ही वहाँ का कामन सभा। और जानते हैं कि प्रजातंत्र में जो प्रतिनिधि सभा होती है वही सर्वोच्च होती है। तो कामन सभा जो वहाँ की लोकसभा, अपने यहाँ की लोकसभा जैसे है, उसका नेतृत्व करता है। सम्राट का परामर्शदाता, देखिए जनता है और एक सम्राट है, यानी राजतंत्र में महारानी है वहाँ और जनता है, इस दोनों के बीच परामर्श करता है। यानी जनता की बात को उठाकर राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही अंतिम हस्ताक्षर भारत में करता है, वैसे ही महारानी भी नाम से ही सब कुछ होता है, तो उस महारानी तक खबर को पहुँचाता है। यानी भारत की जनता के पास जो समस्या है वैसे ही ब्रिटेन की जनता के पास भी जो समस्या है उसको उठाकर राष्ट्रपति के पास पहुँचाता है, परामर्श का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री की कार्यशक्तियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी होता है, यानी जब विदेशों में जाता है तो विदेशों में उस देश का प्रतिनिधित्व, यानी ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति उसको प्राप्त है। ठीक है। सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति किसी में परामर्श, देखिए देश के प्रत्येक उच्च पदों पर नियुक्ति महारानी करती है ब्रिटेन में।
जैसे भारत में राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं होता है, उस पर परामर्श प्रधानमंत्री देता है। जैसे कि भारत में ही राज्यपाल का पद है या कोई भी उच्च पद है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, या मतलब ऐसे ही बहुत सारे पद है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, सीबीआई अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वैसे ही ब्रिटेन में महारानी करती है, लेकिन उसके लिए वो स्वतंत्र नहीं है, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल से लेकर हर चीज़ की नियुक्ति जैसे होती है, वैसे ही ब्रिटेन में भी सारी शक्तियाँ उसके पास होता है कि वही परामर्श देता है, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना रहा है, वह उस पद पर नियुक्त करता है। उपाधियों के संबंध में प्रत्येक देश में कुछ उपाधियाँ दी जाती है और उस उपाधियों के देने के परामर्श प्रधानमंत्री ही देता है। तो ब्रिटेन में भी जितने भी उपाधियाँ हैं, उस उपाधियों के संदर्भ में क्या करता है, ये परामर्श देता है प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, तो यही वीडियो है। इस केवल हेडिंग को याद रखिएगा, हेडिंग को आज याद रख लीजिए, रट लीजिए, सारा का सारा हेडिंग आप लोग लिख के याद कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए। परीक्षा कल है आप लोग का। बेस्ट आप लोग का, आप लोग धन्यवाद।